आज का जो आपका क्वेश्चन है इसको समझ लो, फिर एक भूगोल का समझाएंगे, एक हिस्ट्री का और एक इसका जियोग्राफी का करा देंगे बाद में। क्वेश्चन कौन सा है? अकबर एक महान शासक था, यही है ना। अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। क्वेश्चन है अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अथवा दूसरा बनता अकबर एक साम्राज्यवादी शासक था। चाहे कह दो राष्ट्रीय शासक था, जब राष्ट्रीय शासक कोई बनेगा तो साम्राज्य विस्तार तो किया ही होगा उसने, तो अकबर एक साम्राज्यवादी शासक था। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीका से पूछा गया था, अकबर एक महान शासक था। ठीक है, तो चाहे महान आ जाए, चाहे राष्ट्रीय आ जाए, चाहे साम्राज्यवादी आ जाए, तीनों का आंसर एक ही देना है। यहाँ पर राष्ट्रीय लिखा है, इसी में साम्राज्यवादी लिखा मिल जाएगा आपको, साम्राज्यवादी, तो कहीं पर लिखा मिल जाएगा महान। क्या महान? महान शासक था। ठीक है, तो अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। इनको लिखने कैसे आप लिखेंगे बोर्ड पेपर में तो आपको मार्किंग सबसे अच्छी मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखना है, उन्होंने कहा कि अकबर एक राष्ट्रीय शासक था। ठीक है, तो पहले तो मैं अकबर के बारे में बताना पड़ेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ये भी जोड़ रखा है कि अकबर एक बहादुर सेनापति था, सैनिक था, बुद्धिमान था, सब कुछ था मतलब यहाँ पे। क्या है, अकबर को एक महान शासकों में इसलिए भी गिना जाता है कि अकबर की गणना भारत के विश्व के महान शासकों में होती है। ऐसा हमें किताबों में पढ़ने को मिलता है। अकबर की गणना काय में होती? विश्व के महान शासकों में। विश्व के महान शासकों में क्यों होती है? महान शासकों में, क्योंकि इसने क्या किया, इसने पूर्व ग्रह से उठकर काम किया। मतलब इसके शासनकाल में इसने जाति को बढ़ावा नहीं दिया, सभी धर्मों का सम्मान किया, इसलिए इसकी क्या है, विद्रोह कम हुए, लोगों ने इसको सपोर्ट किया। ठीक है, तो ये इसलिए इसको विश्व के महान शासकों में गिना जाता है। ठीक है, और इसके बाद एक आपके इतिहासकार हैं, वो लिखते हैं HP वेल्स, ये पेपर में लिखा जाता है HP, ब्लैक पेन से आप इसको लिखते हैं वेल्स, इतिहासकार का नाम है। अगर आप इनके अनुसार लिखते हैं तो यहाँ पे नंबर मिल जाते हैं आप सबको। HP वेल्स, HP वेल्स जी क्या कह रहे हैं, अकबर सब प्रकार के पक्षपातों से शून्य था, मतलब वो कोनो भी पक्ष में नहीं रखते। अकबर कहा तो सभी प्रकार के, यहाँ पर लिख सकते हैं उसका नाम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, अकबर सभी प्रकार के पक्षपातों, सभी प्रकार के पक्षपातों से शून्य था। कितनी अच्छी बात है, शून्य था, मतलब वह किसी का भी पक्षपात नहीं करता था, कहने का तात्पर्य। उसने, जिसने सर्वप्रथम निश्चय किया था, इसने देखो कितनी बढ़िया बात कह रहा है, इसने यह निश्चय किया था कि मेरा जो साम्राज्य है, ठीक है, आप देखो कितनी, इसने यह निश्चय किया, निश्चय किया कि मेरा साम्राज्य ना हिंदुओं का होगा, हिंदुओं का होगा, ना मुसलमानों का होगा, बल्कि मेरा साम्राज्य भारतीय साम्राज्य होगा। कैसा होगा? भारतीय साम्राज्य होगा। अब देखो, इसको याद करने की आवश्यकता है क्या? अगर आपको अच्छे से देख लिया आपने एक बार कि HP वेल्स जी क्या कह रहा है, HP वेल्स जी क्या कह रहा है, HP वेल्स जी कह रहा है अकबर सभी प्रकार के पक्षपातों से शून्य था। इसने यह निश्चय किया था कि मेरा जो साम्राज्य है ना हिंदुओं का होगा ना मुसलमानों का होगा, मेरा साम्राज्य एक भारतीय साम्राज्य होगा। बस कहानी खत्म इनकी। कौन कह रहा है? HP वेल्स जी कह रहे हैं। HP वेल्स जी ने कहा
एचपी वेल्सी किसकी बात कर रहे हैं? अकबर की। तो आप सीधा बताएंगे कि अकबर, अब आपको लिखना छापना नहीं है, इसको सीधा समझना है। एचपी वेल्सी जी क्या कह रहे हैं? अकबर सभी प्रकार के पक्षपातों से शून्य था, मतलब कोनो भी ना जो है कि मुसलमानों के प्रति पक्षपात था ना हिंदुओं के प्रति। तो अकबर सभी प्रकार के पक्षपातों से शून्य था। इसने यह निश्चय किया था कि मेरा साम्राज्य ना हिंदुओं का होगा और ना ही मुसलमानों का होगा, मेरा साम्राज्य एक भारतीय साम्राज्य होगा। क्लियर है? एक इसने कहा एचपी वेल्स, इतिहासकार है, एक नाम लिख देंगे तो बढ़िया बन जाता है क्वेश्चन। दूसरा था डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव जी, क्या कहते हैं? डॉक्टर आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव। इनके अनुसार क्या है? इन्होंने छोटे ही शब्दों में खत्म कर दी बात, इन्होंने कम शब्दों में बात को खत्म कर दिया था। ये लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं श्रीवास्तव जी? ये कह रहे हैं अकबर की राजसत्ता राष्ट्रीय भावना से अनुप्रेरित थी। अकबर की राजसत्ता, अकबर, सीधा लिख सकते हैं अकबर का शासन राष्ट्रीय भावना पर आधारित था, भावना पर आधारित था। ठीक है? वो धर्म और संप्रदाय के बारे में ना सोचकर किसके बारे में सोचता था? किसके बारे में? राष्ट्र के लिए। तो राष्ट्रीय भावना पर आधारित था, सीधा हो गया। पहला हो गया एचपी वेल्स, इस नाम को याद कर लेना, बाकी आप बना के लिख दोगे कि अकबर सभी प्रकार के पक्षपातों से शून्य था। उसने यह निश्चय किया था कि हमारा शासन न हिंदुओं का होगा न मुसलमानों का होगा, बल्कि पूरा साम्राज्य, हमारा साम्राज्य भारतीय साम्राज्य होगा। यहीं पे डॉक्टर आशीर्वाद जी आ रहे हैं, वो कह रहे हैं अकबर का शासन राष्ट्रीय भावना पर आधारित था। ठीक, अब आप आइए, अकबर एक राष्ट्रीय शासक था, क्यों हम इसको राष्ट्रीय शासक के रूप में मान रहे हैं? अब यहां से शुरुआत हो रही का है कि अभी तो अकबर कौन था हम ये पढ़ रहे थे, है ना, राष्ट्रीय शासक के रूप में। किसके रूप में? राष्ट्रीय शासक के रूप में। अब राष्ट्रीय शासक के रूप में अगर हम बात करें तो हम हेडिंगों से ही इसको क्लियर समझ लेंगे। पहली बात है राष्ट्रीय शासक धर्मनिरपेक्ष शासक। जब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय शासक होगा, जब राष्ट्र का शासन होगा, तो वो किसी व्यक्ति विशेष का शासक नहीं बन पाएगा। ठीक है? तो पहले अपन ने जो हेडिंग बनाई थी, क्या बनाई थी? धर्मनिरपेक्ष शासक। क्या बनाई थी? धर्मनिरपेक्ष शासक। धर्मनिरपेक्ष शासक। अब इसको अगर आपको हेडिंग याद है तो आप लिख सकते हो। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है कि व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति किसी धर्म विशेष के लिए ना झुके, धर्म सबके लिए बराबर। जैसे भारत का संविधान तो कैसा धर्मनिरपेक्ष है, ना वो हिंदुओं की बात करता, ना वो मुसलमानों की बात करता, ना सिख की ना ईसाई की। हमारे संविधान में धर्म की जगह है ही नहीं, धर्म निरपेक्ष है। वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अकबर क्या था? एक धर्मनिरपेक्ष शासक था। धर्मनिरपेक्ष, अकबर ने शासन के दौरान योग्यता को महत्व दिया, धर्म के आधार पर लोगों से भेदभाव नहीं किया। इसने अपने दरबार में काय को महत्व दिया? योग्यता को महत्व दिया, और इसने धर्म के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया। ठीक है? क्योंकि उसके दरबार में उसका सबसे खास जो व्यक्ति था वो बीरबल था। बीरबल पहले कौन था? एक हिंदू ही था। ठीक है? और हिंदू शाही पदों पर पहुंचे, ऐसा नहीं है, कई व्यक्ति ऐसे तो हिंदू थे जो उसके यहाँ पदों पर बैठे हुए थे। मान सिंह थे राजा। और इन्होंने एक चीज इसमें बस तुम्हें जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ये तो बना के लिख दोगे, फिर इसमें दो चीज आती। 1563 में तीर्थ यात्रा करो, खत्म करो। 1563 में कौन सा कर खत्म करो? तीर्थ यात्रा। और दूसरा आपका था 1564 में जजिया कर खत्म करो। 1564 में जजिया कर। अगली बात समझ में? पहले बना के लिख देना इसमें, धर्मनिरपेक्ष था या किसी के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव नहीं करता था। इसने अपने शासन में, अपने राज्य में योग्यता को महत्व दिया, योग्यता के आधार पर ही लोगों को पदों पर बैठाया।
ठीक है। इसने 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया था। अगर ये भेदभाव करता तो ये कर समाप्त नहीं करता। एक हेडिंग क्लियर है, दूसरी पहुंच जाओ। इसको बना के लिख दोगे बहुत अच्छे से लिख जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है धार्मिक एकता को प्रोत्साहित, धार्मिक एकता को प्रोत्साहित। कौन सा दूसरी हेडिंग क्या बनाओ? धार्मिक एकता को प्रोत्साहन, ये आपकी हेडिंग बन गई। धार्मिक एकता को प्रोत्साहन हो गया। अब धार्मिक एकता को प्रोत्साहन की बात कर लें अगर, तो अकबर ने अपने राज्य में सभी संप्रदायों के बीच एकता और भाईचारा स्थापित करने का प्रयास किया। ये तो आप बना दो कि इसने अपने राज्य में कौन सा भाईचारा स्थापित करने का प्रयास किया। अकबर ने अपने राज्य में भाईचारा स्थापित करने का क्या किया? प्रयास किया। बना के लिख देना, हम तो शॉर्ट में बताते जा रहे हैं यहाँ पे। इसके बाद इस उद्देश्य को उसने सुलह कुल की नीति से अपनाया। इसने एक नीति चलाई थी जिसका नाम था सुलह कुल की नीति। अब इस भाईचारे को स्थापित करने के लिए, इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, उद्देश्य था उनका, उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए, उद्देश्य पूर्ण के लिए इन्होंने नीति चलाई थी। कौन सी? सुलह कुल, सुलह कुल की नीति चलाई। कौन सी नीति चलाई थी? सुलह कुल की नीति चलाई। हिंदुओं के साथ इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाए हैं और तुलादान, झरोखा दर्शन आदि त्योहारों को अपनाया हिंदुओं के साथ। अब जो तुलादान है ये किसमें होता था? हिंदुओं का त्योहार था तुलादान, झरोखा दर्शन। तो इन्होंने क्या किया? इसी के साथ साथ इन हिंदुओं के साथ व्यवहार बनाने के बाद उनके जैसे तुलादान, झरोखा दर्शन आदि त्योहारों को अपनाया। अब आपको बना के लिख सकता था धार्मिक एकता को प्रोत्साहित, तो लिखना कि अकबर ने भाईचारा स्थापित करने का प्रयास किया। उसने इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सुलह कुल की नीति चलाई और उसने हिंदुओं के साथ वैवाहिक संबंध बनाए और उसके बाद उसने हिंदुओं के त्योहार तुलादान, झरोखा दर्शन आदि को अपनाया। ये भी आपकी हेडिंग कंप्लीट हो गई। इससे क्या होगा? जब त्योहार अपना संबंध बन गए तो इनसे क्या होगा? एक दूसरे से क्या हो गया? नजदीकियां बढ़ी, मतलब दुश्मनी थोड़ा सा कम हुई। अब तीसरी हेडिंग जो आप लिखेंगे, विशाल साम्राज्य की स्थापना। दो हेडिंग क्लियर हो गई। तीसरी नंबर 3 हेडिंग जो आपकी है, विशाल साम्राज्य की स्थापना। विशाल साम्राज्य की स्थापना। अब विशाल साम्राज्य की स्थापना सीधी सीधी हम बात कर लेंगे। अकबर एक अत्यंत वीर योद्धा था, एक कुशल सेनानायक था। उसने अपनी योग्यताओं के बल पर देश के बड़े भाग पर स्थापित किया। सीधा रखना है अपनी, अब इसको तो बढ़ा के लिखना है, इसमें कुछ नहीं है। अकबर ने अपनी वीरता और कुशल नेतृत्व की दम पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। हो गया। अब और बढ़ाना है तो और फेंकलॉजी कर दो। वह एक कुशल सेनानायक था, ठीक है। उसने बड़े क्षेत्र को एक राष्ट्र के रूप में बांधने का कार्य किया, ठीक है। साम दाम दंड भेद जैसे भी उसको राज्यों को हड़पने का काम कर पाया, वैसे किया। नहीं तो इतने में काम हो गया तुम्हारा, 3 हेडिंग कंप्लीट हो गई है। अब चौथी बात कर लो। चौथी था राजनीतिक एकता की स्थापना, तो उसको भी हम देख ले रहे।
और राजनीतिक एकता की स्थापना। काय की स्थापना? राजनीतिक एकता की स्थापना। अब राजनीतिक एकता कहते हुए अकबर ने केवल विशाल साम्राज्य स्थापित किया बल्कि एक राजनीतिक स्थापना भी की। अब इसको आपको बना के लिखना है, तो आप लिख सकते अकबर ने विशाल साम्राज्य के साथ सभी को क्या किया था? सभी को एक साम्राज्य के रूप में सभी को साम्राज्य में राजनीतिक एकता भी स्थापित की। सभी को एक साम्राज्य के रूप में बांधकर राजनीतिक एकता स्थापित की। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। अब और बढ़ाना है तो लिख सकते एक समान शासन व्यवस्था, एक समान न्याय दंड विधान, एक समान भू राजस्व की स्थापना की। अब यही में और जोड़ दो तो क्या है? एक समान का करो, एक समान दंड न्याय भू राजस्व आदि, ठीक है, आदि स्थापित किए। आदि की स्थापना की है, ऐसे लिख सकते हो, आदि की स्थापना की। ठीक है, आगे समझ में नहीं आया? क्लियर है? किसी को समझ में ना आया हो तब क्या गया? अब आपकी 4 हेडिंग हो गई, एक दो हेडिंग और देखना हो तो देख लोगे, तो 5 कर लोगे, इसके बाद सीधा निष्कर्ष कर दोगे आप, ठीक है। तो आप एक हेडिंग और जोड़ सकत, या तो जो सामाजिक दोषों का उन्मूलन किया, सामाजिक दोष, ये हेडिंग आपकी सरल है, सामाजिक दोषों का उन्मूलन। सामाजिक दोषों का उन्मूलन। अब उन्मूलन कैसा किया? उन्मूलन का तात्पर्य है कि जो समाज में दोष उस टाइम उपलब्ध थे, ठीक है, तो उसे वे संतुष्ट नहीं होते। कहने का मतलब कि इसने समाज में व्याप्त बुराइयों के प्रति रुचि दिखाई, एक सच्चे शासक की भांति इसने एक रुचि दिखाई, और समाज में जो कुरीतियां फैली थी, जैसे आपका सती प्रथा था, कौन चल रहा था? सती प्रथा, शिशुवाद उन्हीं की कहा है, बोले बलि लगने लड़का की, तो शिशुवाद बोला जाता था। बाल विवाह, नर बलि, बाल विवाह, छोटे ही उम्र में शादी हो गई, बाल विवाह, नर बलि, वही मानव की बलि, नर बलि हो गया। और कौन सी? नरबली हो गया। नरबली के बाद उनके और कौन सी चल रही थी? वृद्ध विवाह, बुढ़ापे में शादी हो रही, वृद्ध विवाह था, ठीक है, वृद्ध विवाह। मदरापान, ठीक है, मदरापान, दास प्रथा, दास प्रथा। अब बस ये आपको नॉर्मल याद हो जाए, इनके आधार पर आप बना के लिख दोगे कि अकबर ने क्या एक अच्छे शासक की भांति समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए रुचि दिखाई, और उसने सती प्रथा, शिशुवध, बाल विवाह, नरबली, वृद्ध विवाह, मदरापान, दास प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त किया। ठीक है, इससे सिद्ध होता है कि वह एक अच्छा शासक था। और जितना बनाना है, तो जितनी लाइन तुम्हें जरूरत है एग्जाम में, उतना बना के लिख दो।
अगर आपके पास ज्यादा समय है तो ज्यादा बना दो, कम है तो कम में खत्म कर दो, वो तो ऑप्शन अपने पास होता है। अब आ जाइए निष्कर्ष पे। निष्कर्ष क्या निकलेगा भाई इसका? अब आपने सब कुछ लिख लिया तो लास्ट में हेडिंग क्या बनाओगे? निष्कर्ष। आपने सब कुछ पढ़ा, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है बताइए? ये सीधा करोगे, अकबर ने भारत में राष्ट्रीय चेतना जगाने में पूरी सफलता पाई। एक तो इनने क्या करी, अकबर ने राष्ट्रीय चेतना, भाई धर्म से ऊपर बात कर रहा हूं तो ना, वो राष्ट्रीय चेतना जगाने में पूर्ण सफलता पाई, सफलता प्राप्त की, तथा क्या करो, इनने हमेशा प्रजा हित को ध्यान में रखा था, तथा हमेशा प्रजा हित को ध्यान में रखकर कार्य किया। भाई प्रजा हित को ध्यान में रख के कार्य किया कि नहीं किया? वही अकबर के शासन में धर्म या कार्यों राष्ट्रीय एकता के विकास को बल दिया गया। क्या किया गया? इन्होंने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय विकास पर महत्व दिया, धर्म के बारे में ज्यादा नहीं सोची। तो सीधा और जोड़ दोगे कि इन्होंने क्या किया कि राष्ट्रीय विकास पर बल दिया, और इसीलिए अकबर को मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, या फिर ऐसा बोल सकते हो, इसलिए इन सब कार्यों को ध्यान में रखते हुए तथा हम कह सकते हैं कि मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बाबर नहीं अकबर था। मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बाबर नहीं था, बल्कि कौन था? अकबर था। क्यों था? क्योंकि उसने राष्ट्रहित के इतने सारे काम किए। कंप्लीट है क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक।